झुंझुनू के बामनवास प्रकरण में फैलाई गई नफरती सियासत के दुष्परिणाम क्या होंगे। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है, आप लोगों को मालूम है कि झुंझुनू जिले के बामनवास गांव में 29 मार्च की रात को पूर्व सैनिक की दर्दनाक हत्या कर दी गई। इस मामले में पूरा एक नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की गई और वो नफरत की सियासत जो शुरू करने की कोशिश की गई, उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमने जो पिछला एपिसोड बनाया था इस मुद्दे का कि बामनवास गांव में उदयवीर सिंह नाम के जो पूर्व सैनिक की 29 मार्च को दर्दनाक अंदाज में हत्या कर दी गई। हत्या करने वाले का नाम अकरम था, जो उसी गांव का था। जो विरोध प्रदर्शन, न्याय की मांग, सजा की मांग सारी जो हुई, वो सब आपने देखी है। और हमने जो पिछला एपिसोड बनाया था उसमें जो मांग की है, आज फिर उसको दोहराते हैं कि उदयवीर सिंह जो पूर्व सैनिक थे, उनकी हत्या की गई, उनको न्याय मिलना चाहिए, शीघ्रता से मिलना चाहिए। जो उनका हत्यारा है अकरम, उसको सजा मिलनी चाहिए। जितनी भी सजा कोर्ट दे, उम्र कैद दे, फांसी दे, शीघ्रता से उसको सजा मिलनी चाहिए। और उदयवीर सिंह जो पूर्व सैनिक हैं, जिनकी हत्या की गई, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी जो डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए, और जो आर्थिक सहायता है वो डिमांड पूरी होनी चाहिए। ये बात हमने पिछले एपिसोड में बताई है, आज इसको फिर दोहरा रहे हैं। अब बात करते हैं कि वो जो नफरती माहौल बनाया गया, उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। अकरम मुसलमान, उदयवीर सिंह पूर्व फौजी जाट। जो ये गांव है बामनवास, झुंझुनू जिले का विधानसभा क्षेत्र लगता है इसका सूरजगढ़। अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, वहां की जो भाजपा की जो आईटी सेल है उसने, और अपने आप को जो कुछ लोग जो पत्रकार कहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, या कुछ भी कहें, उन लोगों ने इस इश्यू पर अच्छी खासी नफरत परोसने की कोशिश की। अच्छा हुआ पूर्व सैनिकों का, जिन्होंने 6 अप्रैल को जो 3-4 रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह वहां गए, उस पर भी हमने बनाया था। उन लोगों ने वहां बामनवास में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया और ये नफरत की सियासत है, इसकी निंदा की। और फिर जिला कलेक्टर झुंझुनू से मिले, ज्ञापन दिया। तो ये अपने आप में अच्छी बात हुई। अब ये जो पूरा इलाका है, शेखावाटी का इलाका है, यहां ऐसी नफरत नहीं है, सबको मालूम है। यहां कोई सामाजिक या धार्मिक जो नफरत का माहौल कभी नहीं रहा, न आजादी से पहले रहा, न आजादी के बाद रहा। 47 में जब देश का विभाजन हुआ 1947 में, तो पूरे देश में, खासतौर से पंजाब के इलाके में, हरियाणा के इलाके में, राजस्थान के भी कुछ इलाके में जो अफरा तफरी का माहौल था। राजस्थान का इलाका एक बड़ा एरिया, पूरा राजस्थान का जो पाकिस्तान की बॉर्डर से लगा हुआ है। इसके बावजूद जो ये इलाका है, जो शेखावाटी का इलाका कहा जाता है, या इसको और अगर लंबे चौड़े अंदाज में देखें तो जयपुर की तत्कालीन स्टेट जिसमें झुंझुनू आता है, बीकानेर की तत्कालीन स्टेट जिसमें चूरू जिला, बीकानेर, गंगानगर का इलाका आता है, और जोधपुर की तत्कालीन स्टेट जिसमें मारवाड़ कहा जाता है, नागौर, जोधपुर, ये इलाका आता है। ये पूरे इलाके में 47 के दर्दनाक विभाजन के दौरान भी कहीं नफरत नहीं थी। माइग्रेशन जरूर हुआ, लोग अपनी मर्जी से गए, मजबूरी में गए, वो अपनी जगह है, लेकिन यहां कोई ऐसी नफरत नहीं फैली जो खतरनाक हो। किसी ने कोई नफरत फैलाने की कोशिश भी की तो जाट समुदाय हो, राजपूत समुदाय हो, कोई अन्य समुदाय हो, उन लोगों ने, उनके उस जमाने के जो रहनुमा थे, उस जमाने के जो लीडर थे, उस जमाने के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे गांव गांव में, उन लोगों ने उस नफरत को बड़ी बेबाकी से, मजबूती से 47 की नफरत को दबाने की कोशिश की। ये एक अच्छा परिणाम रहा जोधपुर रियासत का, बीकानेर रियासत का और जयपुर रियासत का। अब बात करें तो ये माहौल पूरा सदियों से इस पूरे इलाके में गंगा जमुनी तहजीब का, भाईचारे का, मिली जुले कल्चर का, सदियों से इस इलाके में चल रहा है।
अब जो बात करें, यहां जो नफरत जो फैलाई गई वो तो आपने सोशल मीडिया पे देखा आपने, और ये कोई ढकी और छुपी हुई बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ कार्यकर्ता हैं जो नफरत की सियासत को गर्म करने की कोशिश करते हैं। कहीं भी कोई मामला मिले तो उसको हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी सियासी रोटियां आसानी से सेकी जा सकें। ये एक ढकी खुली बात है। अब जो बात करें कि भारतीय जनता पार्टी में सुमित्रा जी भी रही हैं, जो झुंझुनू से कई बार विधायक रही हैं। सुमित्रा जी का हमने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया था कई साल। राजस्थान विधानसभा में स्पीकर रही हैं। सुमित्रा जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ चुकी हैं झुंझुनू से, लेकिन सुमित्रा जी ने कभी भी नफरत की राजनीति का सहारा नहीं लिया, वे भी जाट समुदाय से। अब उसमें यह कहा जा सकता है कि सुमित्रा जी हैं वो समाजवादी विचारधारा से उठ करके आगे बढ़ी हैं। अब सीकर जिले के अंदर सुभाष महरिया, जो महरिया परिवार एक बड़ा पॉलिटिकल परिवार है, सुभाष महरिया सीकर से सांसद रहे हैं, अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। पिछला चुनाव 2023 का उन्होंने लक्ष्मणगढ़ से भाजपा की टिकट पर लड़ा। महरिया परिवार ने, सुभाष महरिया ने, उनके भाई ने कभी भी नफरत की राजनीति का सहारा नहीं लिया। ये भी जाट समुदाय से हैं, भाजपा में होते हुए भी। तो ये जो नए नए जो भाजपा में जो शामिल हुए हैं, जिसमें जो कुछ जाट कार्यकर्ता नेता, वे नफरत का सहारा क्यों ले रहे हैं? नफरत से एक थोड़े दिनों के लिए लग सकता है कि हम चुनाव जीत जाएंगे, हमारे पार्टी में नंबर बढ़ जाएंगे, लेकिन नफरत ज्यादा दिनों टिक नहीं सकती, किसी भी इलाके में नहीं टिक सकती, लेकिन खासकर जो शेखावाटी का इलाका है उसमें तो कतई नहीं टिक सकती। और आप देखें कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इसके अंदर जो 5 सीटें ये ऐसी जो शेखावाटी और इससे जुड़ी हुई सीटें, गंगानगर लोकसभा क्षेत्र, चूरू लोकसभा क्षेत्र, नागौर लोकसभा क्षेत्र, सीकर लोकसभा क्षेत्र और झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र, ये 5 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी ने हारी थी, और 5 सीटों पे कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की जीत हुई थी। इस पूरे इलाके को अगर देखें और बड़े अंदाज में, तो बीकानेर को शामिल कर लें तो ये 6 सीटें बनती हैं लोकसभा की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ एक बीकानेर आई थी। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। इसके आगे थोड़ा चलें तो जयपुर ग्रामीण सीट है, वो कुछ 100 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, जो सीकर के लोकसभा के बॉर्डर लगता है। तो इस पूरे इलाके में कहीं नफरत की राजनीति नहीं चलती, और वो चुनाव परिणाम वगैरह आपके सामने हैं। अब जो झुंझुनू की जो खुद लोकसभा है, इस लोकसभा की जो 8 विधानसभा हैं, इस 8 विधानसभा के अंदर 2023 के चुनाव में 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 विधानसभा मिली थी, खेतड़ी और नवलगढ़। फिर जो उपचुनाव हुआ 2024 में, तो झुंझुनू उपचुनाव भाजपा ने जीत लिया। तो वर्तमान में जो झुंझुनू लोकसभा सीट है, उसके अंदर जो 8 सीटें हैं विधानसभा की, उसमें 5 विधायक कांग्रेस से हैं। इस पे भी हमने बनाया था कि ये जो बामनवास प्रकरण हुआ है, इसमें कांग्रेस के नेता विधायक चाहे वहां के सांसद हों, ये कोई कुछ नहीं बोले, कुछ भी मुंह नहीं खोला इसमें। यह भी अपने आप में एक चिंताजनक बात है। अब इसके जो परिणाम क्या होंगे, इस मामले में बामनवास प्रकरण में जो उदयवीर सिंह है, उनकी हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला अकरम, उसके घर पे बुलडोजर लगा दिया गया, और जाहिर सी बात है किसी के घर पे बुलडोजर नहीं लगाना चाहिए था। अपराध जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके परिवार को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसमें कोई कांग्रेसी नेता नहीं बोला। अगर कोई बोला है उस इलाके में तो राजेंद्र सिंह गुढ़ा, जो उदयपुर वाटी से विधायक रहे हैं 2 बार, राजस्थान की कांग्रेस सरकार के अंदर मिनिस्टर रहे हैं, वे बोले हैं और खुल करके बोले हैं। और 2024 का जो विधानसभा चुनाव था, उपचुनाव झुंझुनू का, उसमें गुढ़ा ने निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ा। कांग्रेस और भाजपा दोनों से जाट समुदाय से उम्मीदवार थे। गुढ़ा ने अच्छे खासे वोट लिए और तीसरे नंबर पर रहे, और वहां कांग्रेस हार गई बहुत बुरी। श्रीराम जी ओला के जो पुत्र हैं अमित ओला, वो उपचुनाव हार गए, बहुत बुरी हार हुई उनकी। और गुढ़ा को जो वोट मिले, अच्छे खासे वोट मिले, उसमें मुस्लिम समुदाय के वोट एक तरह के एक तरफा
बहुत से इलाकों में गुढ़ा को मिले, जो कांग्रेस का मूल वोट बैंक था। तो गुढ़ा झुंझुनू की राजनीति में मुसलमानों के इश्यू हो, कोई भी इश्यू हो, उठा रहे हैं। एक मस्जिद और ईदगाह का मामला था, वो भी आपने देखा था, वो भी गुढ़ा ने अच्छा खासा उठाया। गुढ़ा राजपूत समुदाय से हैं। तो यहां जो राजनीतिक समीकरण जो हैं वो जाहिर सी बात है बदल रहे हैं, और अगर ये नफरत फैलाने की कोशिश की गई तो वो और तेजी से बदलेंगे। अब जो बात करें कि जाहिर सी बात एक चीज और है पॉलिटिकल चीज कि राजपूत और जाट समुदाय का सियासी तौर पे तालमेल बहुत कम बैठता है। इसके अलग अलग कारण हैं, पहले भी हमने इस पे एपिसोड बनाए, फिर कभी बनाएंगे। मुस्लिम समुदाय है जो इस इलाके में, जो इलाका हमने गिनाया है 4-5 लोकसभा सीट, यहां मुस्लिम अच्छे खासे वोट हैं, जाट बाहुल्य है एक तरह का, राजपूतों के वोट भी हैं, अन्य समुदायों के भी हैं। तो मुस्लिम जो वोटर है उसका जाट उम्मीदवार से भी अच्छा तालमेल है और राजपूत समुदाय से भी अच्छा तालमेल है। और राजेंद्र राठौड़ जो भारतीय जनता पार्टी से लगातार चूरू से वो जीतते आए हैं, उनको भी मुस्लिम समुदाय वोट देता आया है। सुभाष महरिया जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, उनको भी मुसलमान वोट देता आया है। सुमित्रा सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ी, उनको भी मुस्लिम समुदाय ने वोट दिया। यानी यहां के जो नेता हैं जो भाजपा में हैं, झुंझुनू, चूरू, सीकर, इनके, वे कोई कम्युनल चेहरा नहीं है भाजपा में होते हुए भी। लेकिन अब जो भाजपा में जो एक नया रूप रंग देने की कोशिश की गई इस इलाके में, खासतौर पे बामनवास प्रकरण में, कि नफरत फैलाने की कोशिश की गई, वो एक बड़ी ही चिंताजनक है। इसके जो सियासी दुष्परिणाम जो आगे कैसे आएंगे कि झुंझुनू लोकसभा की जो सीट है, मंडावा सीट है, इस पे कांग्रेस से भी जाट उम्मीदवार रहता है, भाजपा से भी जाट उम्मीदवार रहता है। झुंझुनू का भी यही हाल है, दोनों पार्टियों से जाट उम्मीदवार। सूरजगढ़ में भी दोनों पार्टियों से जाट उम्मीदवार। लक्ष्मणगढ़ जो जिले में, सीकर जिले में आती है, नवलगढ़ के पास में, झुंझुनू के पास में सीट है, सीकर से भी दोनों पार्टियों से जाट उम्मीदवार रहते हैं। ऐसी ये कुछ सीटें हैं। तो ये जो राजनीति के अंदर जो गुढ़ा जैसे लोग समीकरण भरने की कोशिश कर रहे हैं, रंग भरने की कोशिश कर रहे हैं, उनको स्पेस जाहिर सी बात है ऐसे मिलेगा। और जाट समुदाय के अंदर जो लोग भाजपा में जुड़े हुए हैं, या जो लोग ऐसे मामलों में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं और एक नफरत का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिकल तौर पे जाट समुदाय को इसका नुकसान होगा। किनको होगा? जो कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं, जो जाट नेता। वो कैसे होगा कि उपचुनाव 2024 में देखा गया है कि गुढ़ा ने अच्छे खासे मुस्लिम वोट लिए, शीशराम जी ओला का पुत्र चुनाव हार गया। तो जब ये राजनीति बढ़ेगी कि जाटों के अंदर कुछ लोग जो कम्युनल बनने की कोशिश करेंगे, तो वहां से जो जाहिर सी बात है वोट हैं वो दाएं बाएं होंगे। उसका नुकसान आगे जो जाट कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं उनको होना तय है, चाहे वो मंडावा हो, झुंझुनू हो, चाहे कोई और सीट हो। अब जो बात और करें कि जो झुंझुनू लोकसभा की फतेहपुर विधानसभा सीट है, फतेहपुर से हाकम अली खां अभी विधायक हैं कांग्रेस से। अब हाकम अली खां विधायक हैं, तो सामने जो उम्मीदवार थे इनमें चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ था फतेहपुर के अंदर। भारतीय जनता पार्टी से श्रवण कुमार, और देवीलाल जी के जो पुत्र की पार्टी है उससे नंदकिशोर महरिया, और भाजपा के मधुसूदन भिंडा है, वो बागी और निर्दलीय के तौर पे मैदान में थे। तो चतुष्कोणीय मुकाबले में हाकम अली खां चुनाव जीते। हाकम अली खां का जो चुनाव जीतने का जो प्रमुख कारण था वो मुस्लिम वोट एक तरह का एक तरफा हाकम अली खां को मिला, और साथ में अच्छा खासा राजपूत वोट मिला। अन्य समुदायों का वोट भी जाहिर सी बात सबका मिलता थोड़ा बहुत, लेकिन मुस्लिम समुदाय का कि मुस्लिम उम्मीदवार था इसलिए मिल गया। राजपूत समुदाय का इसलिए कि वहां का जो समीकरण है, उनके जो भाई हैं भंवरू खां उस जमाने तक का, कि राजपूतों का तालमेल बढ़िया था, तो वो उनको मिल गया। तो जाट वोट था वो श्रवण कुमार और नंदकिशोर महरिया में बट गया। तो ये जो हालात बने, तो उससे हाकम अली खां चुनाव जीत गए। पास की जो चूरू विधानसभा है, जो चूरू लोकसभा में पड़ती है, वहां से लगातार कांग्रेस चुनाव हार रही है। इस बार वहां पर 2023 के चुनाव में हरलाल साहरण को भाजपा ने चुनाव लड़वाया और हरलाल साहरण चुनाव जीत गए। उनको भी जैसे हाकम अली खां को एक तरफा
मुस्लिम वोट मिला था, तो सहारण को भाजपा के सिंबल पे एक तरह का जाट समुदाय का चूरू में एक तरफा वोट मिला, चुनाव जीत गए। और मकबूल मंडेलिया के पुत्र रफीक मंडेलिया वहां चुनाव हार गए। और आगे चलें, चूरू लोकसभा की जो चूरू की अगली सीट राजगढ़ सादुलपुर, वहां से मनोज न्यांगली बीएसपी के सिंबल पर चुनाव जीते, जो राजपूत समुदाय से हैं। कांग्रेस ने और भाजपा ने दोनों ने जाट उम्मीदवार उतारे, दोनों चुनाव हार गए। और मनोज न्यांगली राजपूत समुदाय से संबंधित हैं, वे बीएसपी से चुनाव जीत गए। अब ये जो सारे समीकरण जो पूरे इलाके के हमने आपको बताए हैं, ये सबके सामने हैं कि यहां की जो इस इलाके की इन चारों पांचों छहों लोकसभा सीटें हैं, इसकी प्रमुख जाति जाट जाति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर विधानसभा में जाटों का अच्छा खासा वोट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर विधानसभा में जहां जाट चुनाव जीतता है, वहां मुस्लिम का उसको अच्छा खासा सहयोग मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी किसी जाट नेता ने नफरत का सहारा नहीं लिया। जाट समुदाय की खासियत और है, हमने पहले भी एपिसोड बनाए हैं कि देश में, हमें दावे के साथ कह रहे हैं कि पूरे देश में अगर जातिगत तौर पे कोई सेकुलर जाति है, कोई धर्मनिरपेक्ष जाति है, सबको साथ लेके चलने वाली कोई जाति है, तो वो जाट जाति है। जाट से बड़ा सेकुलर कोई नहीं देखा हमने, ये रियल बात है। जाट से ज्यादा कोई संघर्षशील नहीं देखा कि 47 से पहले जो रियासत कालीन दौर था, सामंतवाद था, तो जाहिर सी बात है, कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जाटों का सबसे ज्यादा शोषण हुआ था। लेकिन 47 के बाद, देश आजाद होने के बाद, जाटों ने जो संघर्ष किया, अपने बल पे, अपनी योग्यता पे, अपने संघर्ष से आगे बढ़े, तो नौकरियों में भी सफल हुए, व्यापार में भी सफल हुए, राजनीति में भी सफल हुए, हर जगह जाट सफल हुए अपने संघर्ष से, अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से। लेकिन जाटों ने कभी भी सांप्रदायिकता का सहारा नहीं लिया। जाट इस पूरे इलाके की और पूरे देश की सबसे बड़ी सेकुलर कौम है, यह बात एक रियल बात है। तो ये जो जाटों के अंदर जो सांप्रदायिक तत्व है और सांप्रदायिक नेता जो जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जाटों की जो लीडरशिप है, जाटों का जो कल्चर है, क्योंकि हमने बताया कि जाट कोई सेकुलर हो ही नहीं सकता, जाट कोई कम्युनल हो ही नहीं सकता। जाट 101% सेकुलर होता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव वाला होता है, गंगा जमनी तहजीब वाला होता है। और जाटों के बीच में अगर कोई कम्युनल माहौल बनाने की कोशिश करे किसी भी इश्यू पर, तो उसके राजनीतिक दुष्परिणाम जो होंगे वो किसी से ढके और छुपे हुए नहीं हैं। वो जो खास तौर से जो कांग्रेस की जाट लीडरशिप है, उसको उसके होने तय हैं। तो ये जो सारी सोचने वाली बात अपनी जगह है, और ऐसा नहीं है कि इसके जो दुष्परिणाम होंगे तो उसका नुकसान अकेला जाट लीडरशिप को ही होगा। जो ये खामोशी और जो सांप्रदायिकता जो होगी और बढ़ेगी, उसके चाहे हाकम अली खां जो फतेहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी बहुत बुरा नुकसान होगा। क्योंकि जब किसी इश्यू पे आप खामोश ही रहेंगे, तो फिर आपका समर्थक आपको खुल करके वोट क्यों देगा, ये भी सोचने वाली बात है। चाहे जो मकबूल मंडेलिया की फैमिली है जो चूरू से लगातार चुनाव लड़ती है, जब आप खामोश रहोगे तो आपको दूसरा आदमी वोट क्यों देगा। आपका ट्रैक स्पष्ट होना चाहिए कि आप सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, आप नफरत के खिलाफ हैं। चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी के अध्यक्ष हैं, लक्ष्मणगढ़ से चुनाव जीतते हैं, जब आप कम्युनल इश्यू पर खामोश रहोगे, आपके पड़ोस के अंदर झुंझुनू जिले में जो कुछ हुआ उस पर खामोश रहोगे, तो आपको फिर वोट कैसे मिलेंगे। ब्रजेंद्र ओला जो सांसद हैं, उनको भी सोचना चाहिए। अमित ओला जो उनके पुत्र हैं, झुंझुनू से चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, उनको भी सोचने की जरूरत है। रीटा चौधरी जो मंडावा से विधायक हैं कांग्रेस की और झुंझुनू की डीसीसी अध्यक्ष हैं, उनको भी सोचने की जरूरत है। श्रवण कुमार जो कांग्रेस से कई बार विधायक रहे हैं सूरजगढ़ से, और सूरजगढ़ विधानसभा का यह मामला है, उनको भी सोचने की जरूरत है कि सांप्रदायिकता बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी, तो वो पनपेगी नहीं, खासतौर से शेखावाटी के इलाके में, क्योंकि यहां जाट समुदाय है, वो कम्युनल नहीं है। जाट समुदाय सेकुलर है, और वो जो वोटों का कोई बिखराव होगा, या कोई नई सियासत गढ़ी जाएगी, या बूढ़ा की जो राजनीति कामयाब होगी, या कोई और नेता यहां आकर के अपनी सियासतियों को, सबको सियासत करने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, बूढ़ा को भी है, दूसरों को भी है, तो उसके राजनीतिक परिणाम जो आएंगे, वो जाट लीडरशिप जो कांग्रेस की है, उसको उसके नुकसान आने वाले चुनाव में
होंगे ऐसा लग रहा है और सियासी विश्लेषक इसकी अभी से चर्चा करनी शुरू कर चुके हैं। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपने विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए, ताकि हम कोई और एपिसोड इस संदर्भ का बनाएं तो उसमें आपके विचारों को शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।